और जो 26/11 हुआ था, 26/11 के दिन मैं वीटी पर था। हेमंत करकरे साहब को मैंने 4 साल एटीएस में रहने के बाद उनको चार्ज मैंने दिया था। वो बेचारे केवल 6 महीना रहे थे। और उसी रात को फिर जब ये इंसिडेंट हो गई, ये 3 लोग मारे गए, तो उसी रात को मुझे फिर एटीएस का चार्ज मिला। मैं ये भी कह सकता हूँ, सही या गलत, मैं बहुत सारे लोगों की जानें भी लेने का जिम्मेदार हूँ। डायरेक्टली भी ली है, इनडायरेक्टली भी ली है, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं सचमुच में उस जॉब को मैंने एंजॉय किया है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में। सर आवाज आ रही है आपको? सर अपना माइक को। हाँ, नमस्कार, मैंने कहा आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में। और आपको सुनने के लिए स्टूडेंट लोग कई दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और सर ये सब जो स्टूडेंट है ये लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और एक एग्ज़ाम इन लोग का और होता है। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का। तो ये लोग फुली लॉ ग्रेजुएट हैं और इन लोग का एम हायर जुडिशियल में जाना है, एडीजे की ओर जाना, सिविल जज में जाना या एपीओ की ओर जाना है। तो लॉ की तो इन लोग की सर जानकारी अच्छी हो गई है। थोड़ा ये लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे जो जज होते हैं उनका सामना पड़ता है जो प्रोसिक्यूटर होते हैं और पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो अपनी चार्जशीट लगाते हैं, केस को इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो सर आज हम चाहते हैं कि जो आपका एक बहुत ही लंबा अनुभव रहा है और आपसे सीनियर ऑफिसर तो अभी तक हमको कोई मिला नहीं सर पुलिस डिपार्टमेंट में, तो वो हम चाहते हैं थोड़ा सा आप अपना अनुभव आज इन लोग को सर शेयर करिए। सर अगली आवाज़ आपकी। चलिए, थैंक यू। हिंदी में ही चलेगा तो हिंदी में ही ठीक रहेगा। नमस्ते सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले कितने कितने कलीग्स ज्वाइन कर लिए हैं करीब? मेरे ख्याल से मेरा स्क्रीन छोटा है तो एटलीस्ट 12-14 तो मैं देख सकता हूँ। आई एम श्योर के जगह जगह से ज्वाइन किए होंगे तो ज्यादा होंगे। अच्छा, ओके। चलिए, देखिए, सबसे पहले तो मैं हर्ष विराजी श्रीवास्तव साहब का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस आपके सेमिनार कह लीजिए या क्लासेस कह लीजिए या आपका ग्रुप जो हायर सर्विसेज, हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहा है, उसके लिए मुझे आमंत्रित किया। अब मैं, चूंकि जैसा आपने कहा कि ये सभी के सभी लोग कम से कम एलएलबी हैं और कुछ लोग उसमें एलएलएम भी शायद होंगे। समय रहते कुछ लोगों को शौक हो जाता है तो वो फिर डॉक्टरेट की तरफ भी बढ़ते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के सब लोगों का जुडिशरी की तरफ रुझान है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अब देखो, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये है कि आपने मुझे इनवाइट किया। अब मैं सही आदमी हूँ उसमें बोलने का मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे वो बात इसमें वो याद आ गई है, एक पुरानी एक छोटी सी कहानी कह लो या सेइंग कह लो कि हम लोग तो फ्यूज्ड बल्ब हैं। अब फ्यूज बल्ब का ऐसा होता है कि एक बार एक कॉलोनी में एक जगह पर बहुत सारे लोग रहते थे और सवेरे सवेरे घूमते थे। तो उनमें से एक ऐसा था जो कि शायद रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, तो उसको जो भी मिलता साथ में बिठा लेता, बोलता कि वो भाई देखो, जब मैं वहां पर कलेक्टर था, जब मैं वहां पर मैंने ऐसा किया वैसा किया, फिर मैं जब वहां पर मैं डिवीजन कमिश्नर था, मैंने ये किया, और ये अभी क्या चल रहा है, तो सब कुछ सब गड़बड़ है, कोई ध्यान नहीं दे। उसके बाद में वो जब मैं सेक्रेटरी था तो जिस जिस आदमी के साथ वो बैठते थे बार बार रोजाना शाम को, उन्होंने पूछा कि साहब मैं इतना बोलता हूँ, आप कभी कुछ बोलते ही नहीं,
आप क्या थे? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। तो एकदम चौंक गया वो, अरे आपने तो कभी बताया नहीं आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो उसने कहा, उनका नाम कोई भार्गव साहब था, कहना भार्गव साहब देखो ऐसा है, आप क्या थे, आपने क्या किया, ये सब पुरानी बात है। अब तो आप भी और मैं भी फ्यूज्ड बल्ब हैं, सबकी पावर एक जैसी है, चाहे 0 वाट का हो या 50 वाट का हो या 100 वाट का हो। तो समय के साथ सब चीजें एक अनुभव में रह जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये इसलिए बात कही, थोड़ा सा चूंकि इंटरेक्शन है, तो इंटरेक्शन को थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए, थोड़ा माहौल इंटरेक्टिव बना रहे, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि भाषण तो सुनने के लिए आप लोग सुनते ही होंगे, आपके गाइड भी सुनाते होंगे, टीचर भी सुनाते होंगे, तो भाषण तो वन साइडेड हो जाता है, लेकिन अगर उसमें आपस में इंटरेक्शन अगर होता रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो जब मैं ये बात कही तो मैं ये कहूंगा कि आजकल ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप सब लोगों को पूरा ज्ञान, पूरा लिटरेचर नेट पर अवेलेबल है, और सब के सब लोग ज्ञानी हैं, सब लोगों ने एलएलबी एलएलएम किया हुआ है। तो बच्चों की तरह बताने का है, बच्चों की तरह पढ़ाने का कोई अर्थ मेरे लिए कम से कम नहीं होगा। न मैं टीचर हूं, और चूंकि मैंने 35 साल पुलिस में गुजारे हैं तो भाषण देने की आदत भी नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया है, श्रीवास्तव साहब ने बोला कि आप लोग सबसे बात करें और थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करें, तो मैं आपके सामने थोड़ा अपना अनुभव शेयर करूंगा। जैसे मैंने कहा, मोटिवेशन के लिए तो आपको अब मोटिवेशन की बड़ी बड़ी किताबें हैं, नेट पर भी है, आपको बहुत सारी चीज मिल जाएंगी। अब मैं केवल ये आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आप लोगों ने जुडिशियल सर्विसेज को ज्वाइन करने का सोचा है, तो ये पूरा सोच विचार करके किया होगा। कुछ लोग सचमुच में जज बनना चाहते होंगे, हो सकता है कुछ को पीयर ग्रुप ने, दोस्तों ने, घर वालों ने बोला हो कि भाई तुम जब तुमने एलएलबी कर लिया, एलएलएम कर लिया है, तो क्यों नहीं तुम जुडिशरी के लिए ट्राई करते, क्यों नहीं तुम सिटीजनशिप मजिस्ट्रेट के लिए ट्राई करते, क्यों नहीं तुम कंपटीशन देते। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को देखा दाखी शुरू कर दिया हो, कारण चाहे जो हो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप उसी प्रोफेशन को चुने जिसको आप एंजॉय कर सकें, क्योंकि ये प्रोफेशन एक मीन्स है, ये गोल नहीं है, अल्टीमेट गोल नहीं है। ये एक माध्यम है आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का, जिंदगी में जो कुछ करने का। तो अगर जो लोग सचमुच में सीरियसली मन से जुडिशरी में आना चाहते हैं या कंपटीशन में सक्सेस करना चाहते हैं, तो वो तो बिल्कुल बात ही अलग है। लेकिन जो लोग कौन और के कहने से या किसी को देखा दाखी कर रहे हैं, चलो देख लो, ट्राई कर लेते हैं, तो मैं उनको कहूंगा कि एक रीथिंकिंग कीजिए, और जो भी प्रोफेशन आपको अच्छा लगता है उसके लिए आप ट्राई कीजिए। अब ये मैं यहां मान के चलता हूं कि जितने भी लोगों से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, वो सब के सब मन से और इस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन दे रहे हैं कि उनको जुडिशरी में आना है, उनको जज बनना है। देखो, आप जिस एंट्री पे करते हैं, उस लेवल पे जो कंपटीशन देते हैं, उससे लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक आप जा सकते हैं। इसका इज द लिमिट। लेकिन उससे पहले आपको 2-3 चीज बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जो कि बहुत सारे वो मैं आपको बताता हूं कि मैं 2 साल तक यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, उसमें मैंने इंटरव्यू बोर्ड में था। मैं इंटरव्यू का वो जो रहता है रिटन एग्जामिनेशन के बाद में, सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के बाद में, और मैंने ये देखा है कि लड़के लड़कियां ऐसे भी हैं जो उन्होंने 4-4, 5-5, 6-6 बार ट्राई किया, और 5-6 साल की ट्राई करने के बाद में उनका सिलेक्शन हुआ, अच्छी पोजीशन आई, और वो आज आईएएस में, आईपीएस में उनको किसी का सिलेक्ट हुआ। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में ये मैंने देखा कि
बहुत बार ट्राई करने के बाद भी लोग हिम्मत नहीं हारते। तो ये मेरा आपको पहला एक सजेशन कह लो या सलाह कह लो या मोटिवेशन की बात कर लो कि अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो उसमें जितनी आपके अंदर ताकत है वो आप लगा दीजिए, क्योंकि आपके मन में आपने डिसाइड किया हुआ है तो आपने पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आप करते रहिए। लेकिन करने के साथ साथ एक चीज फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, प्लीज रिमेंबर, कैंडिडेट तो बहुत अपीयर होंगे। जैसा मैंने आपको बताया, मुझे सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन का है 2018-19 में, ये जस्ट कोरोना से ठीक पहले मैं बोर्ड में था, तो उसमें 7-8 लोग बैठे थे। 8 लाख लोगों ने फार्म भरे थे, 3-3.5 लाख अपीयर हुए थे। उसमें से कुछ करीब 3,500-4 हजार लोगों ने रिटन पास किया था और अल्टीमेट से 700-800 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपटीशन दो, ये कंपटीशन है, और ये जब कंपटीशन होता है तो उसमें सबकी लाइन एक खिंच जाती है। कोई 70% वाला है, कोई 60% वाला है, कोई 40% वाला है। तो उस परसेंट को भूल जाइए कि मेरे LLB में या मेरे ग्रेजुएशन में मेरे 60% थे, मेरे 40% थे, मेरे 35% थे। नहीं, अब क्वालिफाई, अब सब एक लाइन पर खड़े हैं। जिस तरह से आप रेस करते हैं, एक बार आपने हीट आपने जीत लिया तो सबके सब, चाहे आपका टाइमिंग चाहे कितना हो, एक बार फिर आपको जीरो लाइन पर आके खड़े होकर के तैयारी करनी है। ये आप अगर दिमाग में रख के करेंगे तो आप ये भूल जाएंगे कि आपके कभी भी किसी दूसरे से आप मुकाबला न करें, कंपेयर न करें। हर एक आदमी का एक वो होता है। मैं कंपेयर नहीं करने की बात इसलिए कर रहा हूं, यहां पे एक अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। जब मैंने MSc में एडमिशन लिया मेरठ यूनिवर्सिटी में, मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से MSc किया था, MSc बॉटनी। तो हमारे साथ एक दूसरे लड़के ने, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, अब लड़का इसलिए कहना है क्योंकि मैं जब बात बता रहा हूं तो मैं भी लड़का ही था। तो दूसरे, वो भी रिटायर हो गए, मैं भी रिटायर हो गया, तो उन्होंने भी एडमिशन साथ लिया था हमारे MSc। लेकिन वो दरोगा बनना चाहते थे तो उन्होंने उस साल छोड़ दिया और वो दरोगा की तैयारी करने लगे। उन्होंने कंपटीशन दिया, वो नहीं हुआ, तो अगले साल आकर के हमसे एक बैच जूनियर वो हो गए। एक बैच जूनियर MSc हो गए। तो पहले तो हम साथ थे, फिर हो चुकी वहां यूनिवर्सिटी में सिस्टम सा होता है, जो एक साल सीनियर होता है उसको भी सर कहने लगते हैं। वो हमें सर कहने लगे। अल्टीमेटली क्या हुआ, हमने भी MSc की, उन्होंने भी MSc की। मैं फॉरेस्ट सर्विस में गया, उनका सब इंस्पेक्टर के लिए नहीं आता, मेरे साथ ही उनका फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हो गया। सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन दिया तो मेरा उसी साल में दिया था, तो 3 महीने बाद में IPS में सिलेक्शन हो गया। उनका नहीं हुआ, उन्होंने अगले साल दिया, फिर दिया तो उनका अगले साल IPS में सिलेक्शन हो गया। मैं IPS में उनसे एक साल सीनियर हो गया। जो आदमी साल छोड़ करके, जो लड़का सब इंस्पेक्टर की तैयारी करता है, वो सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाता, लेकिन वो IPS बन गया। यही नहीं, उसने अगले साल फिर IAS का दिया और वो फिर IAS में उसका सिलेक्शन हुआ, और IAS में उसको यूपी कैडर में ना, बाद में उसी ने पोजीशन में, अभी 2-3 साल पहले वो भी रिटायर हो गया। तो कहने का मतलब, उसको उस वहीं पर के क्या, मैं तो दरोगा के लिए सिलेक्शन मेरा नहीं हो सकता, मैं UPSC क्या दूंगा, अगर वहीं छोड़ देता तो बात वहीं रुक जाती। इसलिए कभी भी जब कभी है तो अपने आप का आकलन दूसरे को लेकर के मत करो कि मेरा यहां नहीं हुआ है, लिहाजा यहां नहीं हो सकता। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, डेस्टिनी में जो कुछ होना है, जो लोग एथिस्ट होंगे उनकी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूजा पाठ, मैं खुद पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन मैं भी ऑलमाइटी गॉड को मानता हूं। जो आप जो भगवान को मानते हैं, जो ऑलमाइटी को मानते हैं, ये मान के चलिए कि आपका रास्ता तो बना हुआ है, आप उस रास्ते पर ही चलेंगे, लेकिन वो रास्ता आपको खुद ढूंढना होगा।
ऐसा नहीं कि आप बैठ गए कि भाई अगर भाग्य में लिखा है तो अपने आप हो जाएगा, नहीं, अपने आप तो टुकड़ा भी उठकर मुंह में नहीं जाता, आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए खाने के लिए। तो जो सेकंड पॉइंट है मैं आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि आप सब एक लाइन में लगे हैं, अपना बेस्ट आप दीजिए, लेकिन साथ साथ दिमाग में ये रखिए एक बी प्लान आपके दिमाग में होनी चाहिए, प्लान बी। अब ये प्लान बी क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि आपके यहाँ जैसे मान लो यूपी की आप जुडिशरी सर्विसेज के लिए 60 वैकेंसी है या 70 वैकेंसी है, लेकिन देने वाले तो 7,000 हैं। उन 7,000 में सिलेक्शन तो 60 का ही होना है। उन 60 में आप भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो दिमाग में अपना एक बार डिसाइड कर लिया, पूरी ताकत आप जितनी आप लगा दीजिए, लेकिन दिमाग में प्लान बी भी रखिए कि अगर नहीं हुआ तो क्या। मैं आपको बताता हूं, जो लोग कंपटीशन देते हैं वो हमेशा विन विन सिचुएशन में रहते हैं। अब जुडिशरी का ही आप ले लीजिए, आपने कंपटीशन दिया, आपका जुडिशरी में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो आपने नॉलेज ली है उस नॉलेज को लेकर के आप प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रोसिक्यूटर्स जो जो बड़े बड़े काउंसलर्स होते हैं, जो बड़े बड़े वकील होते हैं, वो एक एक साल में इतना कमा लेते हैं कि चीफ सुप्रीम कोर्ट का जज पूरे जिंदगी नहीं कमा सकता जितना एक साल में कमा लेते हैं। अब मैं बात कमाने की, चूंकि यहाँ मेटेरियलिस्टिक बात आ गई, मैं रुपए पैसे की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बात फिर भी वो आ जाती है कि काम वो करना है जिसको आप एंजॉय कर सको। अगर किसी कारण से आप का सिलेक्शन नहीं होता है तो आप प्लान बी आपके दिया कि मैं उसके बाद में मैं प्रोसिक्यूटर होना चाहूंगा। अब उसमें भी आपका चॉइस है कि नहीं, मुझे क्रिमिनल लोगों को सजा दिलवाना है तो मैं डिफेंस लॉयर बनूंगा। जो चीज आप एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि डिफेंस लॉयर नहीं तो प्रोसिक्यूटर नहीं, आपको लगता है तो आप कंपनी लॉ पढ़िए, तो मैं किसी कंपनी में बैरिस्टर, कंपनी लॉ का बैरिस्टर बनूंगा। यही नहीं, आप किसी किसी में हो जाने के बाद में, चूंकि आपके पास वेल्थ ऑफ जो नॉलेज है, जो लीगल नॉलेज है, वो आम आदमी के पास नहीं आती। उस नॉलेज को लेकर के मैं एनजीओ चलाऊंगा। जो वीकर सेक्शन है, चाहे वो वीकर सेक्शन फाइनेंशियली वीकर सेक्शन हो, सोसाइटी में वीकर सेक्शन हो, झोपड़पट्टी में रहने वाले हो, मैं उनकी मदद करूंगा। एंड द काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलेगा, जो आप उसका आनंद प्राप्त करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रोफेशन वो चूज करना जिसको आप एंजॉय कर सको। ये केवल मैंने आपको बताया मीन्स है, ये एंड नहीं है। और अगर मान लीजिए और कुछ नहीं तो आप जो आपको नॉलेज प्राप्त होती है, आप 4 लोगों में बैठते हैं, 4 लोगों में चर्चा करते हैं, जिन लोगों में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, जो जिन लोगों को कानून का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उस अज्ञानता के कारण वो कई बार गलतियां कर बैठते हैं, कई बार जाने अनजाने में उनको कई बार पता भी नहीं होता और वो उस लक्ष्मण रेखा को पास कर जाते हैं जो गलती से क्राइम की तरफ जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं कि भाई पर से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने लाइसेंस भी दे रखे हैं, लोग दारू पीते हैं। दारू पीना अच्छा है गलत, ये एक अलग बात है। इसके बारे में मैं इसलिए नहीं कुछ कह सकता क्योंकि मैं भी पीता हूं, ये अपनी पसंद है। लेकिन लोग गाड़ी भी चलाते हैं, गाड़ी चलाना भी कोई बुरी बात नहीं, लोग लाइसेंस लेके करते हैं। लेकिन दारू पी करके गाड़ी चलाना बुरी बात है। दारू पी करके गाड़ी चलाना क्राइम की तरफ लेके जाता है। अगर वो आप किसी को उसके बाद आपका अपने नर्वस सिस्टम पे आपके उस पर कंट्रोल नहीं रहता तो आप गलती करते हैं, और वो गलती कब क्राइम में बदल जाए, इसमें बड़ी थिन लाइन होती है। इसलिए जो नॉलेज, जो वेल्थ जो आपने प्राप्त की है कंपटीशन देने की तैयारी करते करते, वो आप अपने सोसाइटी में, आप घर से शुरुआत कर सकते हैं, आप घर में उसको कीजिए, मोहल्ले में कर सकते हैं,
फिर चारों तरफ जो आपके लोग लोग फैले हुए हैं उनमें आप लोग उस ज्ञान को बांट सकते हैं। उसमें भी जो आपको संतुष्टि मिलेगी, या कई बार आप देखते हैं कि कोई गरीब आदमी है जो वकील का पैसा नहीं दे सकता, जो वकालत का पैसा दे दे, वकील के लिए भी बड़ा, जैसे मैंने आपको बताया, इसका भी बहुत ज्यादा, इसमें भी प्रोसिक्यूशन में बहुत लोगों को पैसे में खर्च करना पड़ता है, तो उसकी आप मदद कर सकते हैं। द वेरी फैक्ट कि आपने लॉ पढ़ना पसंद किया, इसका मतलब आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना चाहते हैं, और आप सोसाइटी में लॉ चाहते हैं कि लोग पालन करें। अब लॉ पालन कराने का तरीका ये है कि या तो आप कोर्ट में खड़े होकर के वहां जज बन के बैठे, तो आप न्याय दें, फैसला करें नहीं। देखिए, या न्याय करने में, फैसला करने में जो कि अब वो जिसको ना जजमेंट आ गया, फैसला आ गया, फैसला नहीं, आप न्याय करें। क्योंकि आपने जो नॉलेज प्राप्त की है, आपका जो जिस चीज को लेकर के आपने लॉ पढ़ा है, जिसको आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको या आप जज बन के कर सकते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि भाई आपने देखा है या कहीं है कि भाई इनोसेंट लोग भी अगर मान लीजिए कहीं इसमें फंसते हैं, तो आप इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए आप डिफेंस लॉयर बन सकते हैं। या कई बार ऐसा लगता है कि भाई कुछ लोग इतने स्क्रूपुलस हैं, पैसा दे करके या ज्यादा पैसा खर्च करके, वो तो आप प्रोसिक्यूटर लॉयर बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, ये आपकी लॉ विशेष रूप से ऐसा है कि लॉ में विन विन सिचुएशन है। लॉ पढ़ने वाला आदमी कभी भी जिंदगी में जो स्टडी करता है वो कभी खराब नहीं जाती। इसलिए मैं आप लोगों ने जिन्होंने लॉ पढ़ा है, मैं आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या पहलू मान करके मैं आपका इसमें स्वागत भी करता हूं और आप लोगों को बधाई देता हूं। मैं इसलिए भी ये कहना जरूरी मानता हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं यूपीएससी में इंटरव्यू बोर्ड में था, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि 1917 और 1918 2 साल का मेरा अनुभव है, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने देखा, उसमें से 80 to 85% जो लोग एग्जामिनेशन दे रहे थे वो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स थे, बल्कि मैं कहूंगा इंजीनियर्स या डॉक्टर थे। उसमें से भी जो 80% डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर थे, उसमें से भी 90% जो है ना इंजीनियर्स थे और 10% डॉक्टर थे। उन्होंने जो इंजीनियरिंग की नॉलेज ली और उन्होंने जो डॉक्टरी की नॉलेज ली, और जब कंपटीशन दिया तो उन्होंने आर्ट साइड के सब लोग आर्ट साइड के सब्जेक्ट, कोई सोशियोलॉजी ले रहा है, कोई लॉ ले रहा है, कोई इकोनॉमिक्स ले रहा है, कोई अलग अलग सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो वो जो नॉलेज उन्होंने प्राप्त की है, उसका सिविल सर्विस में आने के बाद में कितना उपयोग हो पाएगा मुझे नहीं लगता। लेकिन आप लोग जिन्होंने एलएलबी किया है, जिन्होंने एलएलएम किया है, वो अपने प्रोफेशन को, जो प्रोफेशन आपने चुना है, जिस प्रोफेशन को आप लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें तो आप आनंद की प्राप्ति आप करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता प्लान बी, तो आप दूसरा चीज, एक नहीं दो नहीं, आप इतनी कर सकते हैं कि आपको अंदाजा नहीं होगा, और आप सोसाइटी की किस कदर सेवा कर सकते हैं। मैं सेवा की बात इसलिए रहा कि इंटरव्यू बोर्ड में जब पूछते हैं कि भाई आप क्यों ये करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा लोग कहते हैं मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। ये जो नॉर्मली जवाब रहता है। क्यों? क्योंकि मैं भाई सेवा तो वैसे भी कर सकते हैं, नहीं मैं इस पोजीशन में आकर के ज्यादा अच्छी सेवा कर सकता हूँ। ये एक रटा रटा जुमला होता है, रटा रटा होता है, आप भी जानते हैं। लेकिन मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ इस वक्त, जिन्होंने लॉ किया हुआ है, एलएलबी किया हुआ है, एलएलएम किया हुआ है। आपकी तो विन विन सिचुएशन है। नंबर वन, आप जुडिशरी के एग्जामिनेशन देने के लिए अगर आपने डिसाइड कर लिया है, तो आप अपना तन मन धन सब कुछ लगा दीजिए। एक बार दो बार जो भी आपको, जितने भी आपको चांस मिलते हैं, उसमें आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। लोग कहते हैं, यार मैंने होते हुए देखा है कि फिर तो कयानात भी आपके साथ लग जाती है, कोई कारण नहीं आपका सिलेक्शन ना हो।
लेकिन अगर किसी कारण से नहीं हुआ तो फिर प्लान बी भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। वो भी इतना इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं कई बार वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं कि मेरी सर्विस में, और चूंकि मैं अपनी सर्विस के बारे में बात कर सकता हूं, मैं दूसरी जो बाईएस सर्विस जो हम लोग करीब करीब लोग इस सर्विस में आकर के नौकरी करके 10-10 12-12 साल नौकरी करने के बाद रिजाइन करके और फिर दूसरा प्रोफेशन चुनते हैं। मेरे एक एडिशनल एसपी थे, जब मैं एसपी था, नाम लेना थोड़ा गलत होगा, बड़े होशियार थे, इंटेलिजेंट। उन्होंने 85 बैच के थे, उन्होंने पुलिस में सर्विस की करीब 15 साल। तो 15 साल नौकरी करने के बाद वो कहने लगे कि साहब मुझे जो है एंजॉय नहीं कर पा रहा मैं। क्योंकि मेरे एडिशनल एसपी रहे थे तो थोड़ा ज्यादा खुल के बात करते कि मुंबई में कोई ऐसी फर्म है क्या, उन्होंने लॉ किया होता है, एलएलएम भी किया होता है, कि जिसमें मैं ज्वाइन कर सकूं। मैंने कहा मैं तो मुंबई में बहुत ज्यादा नौकरी नहीं की, उस टाइम तक नहीं की थी। आप यकीन नहीं करें, उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की उन्होंने, बहुत ही कामयाब वो एडवोकेट बने। अनफॉर्चुनेटली कोरोना में वो जो है अभी चले गए, मेरे से कम 6-7 साल छोटे थे। तो जो प्रोफेशन मैं आपको बताया, जो प्रोफेशन आप चुने, ये एक मीन्स है, इसका आनंद उठाओ। दूसरा एक एग्जांपल, हमारा जो बैच था 1980 बैच, ये सिविल सर्विस का पहला बैच था। इसमें जो हमारे बैच का टॉपर था मिस्टर रमनी, उसने करीब 12-14 साल पहले, क्या 20 साल के आसपास पहले रिजाइन कर दिया और वो केरला चला गया और वहां अपना सोशल सर्विस कर रहा है। मैं ये नहीं कहता सब रिजाइन करते हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जो भी प्रोफेशन आप सेलेक्ट करते हैं उसमें आप उसको आनंद उठाओ, यू एंजॉय। एंड मैं आपको फिर इसलिए बात करता हूं कि हम लोग, मैं और आप, मैं कल तक था, आज नहीं हूं, मैं रिटायर हो गया 2015। मैं अपने बारे में थोड़ा आपको, मुझे मालूम नहीं आपके श्रीवास्तव साहब ने बताया नहीं बताया, मैं अपने बारे में थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूं कि नाम तो मेरा केपी रघुवंशी आप लोगों ने सुनी लिया है। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। आई एम सन मैं ऑफ ए आपकी आवाज, फार्मर। सर एक मिनट आपको रोकूंगा, मैं आपकी आवाज से आपको समझ रहा था। मैं डिस्ट्रिक्ट शामली के कैराने से हूँ कि सर हमारी बेल्ट के हैं पश्चिम के, और मुजफ्फरनगर का सिसोली रघुवंशी जो है अटाड़ी बुढ़ीना कला में है। हाँ, तो मैं वहां मुजफ्फरनगर का कुटबी गांव का मैं रहने वाला हूँ। जिला परिषद प्राइमरी पाठशाला कुटबी और जूनियर हाई स्कूल कुटबी से मैंने 5वीं और 8वीं पास की थी। फिर मैं भाई के पास चला गया 10वीं क्लास में। और मैं ये आपको अचानक, मुझे एग्जाम्पल देने के बीच में ये बात रोककर कहने की आवश्यकता पता नहीं क्यों महसूस हुई, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं कि हम जो गांव से लेके आते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं होता। घर वाले चाहते हैं वो पास होते चले जाए, और जो पढ़ने में अच्छे होते हैं उनको लगता है कि उसके एक डंडा मिले, उसको फर्स्ट डिवीजन आए। मैं भी मेरा भी कुछ ऐसा ही था, तो मैं भी फर्स्ट डंडे का वो था। लेकिन मैं जो 10th क्लास थी, मैं 10th क्लास में करने के लिए 9th 10th में, क्योंकि 8वीं पास करने के बाद में मैं मेरे बड़े भाई मुझको लेकर चले गए। रामपाल सिंह उनका नाम है। सिरसागंज एक छोटी सी जगह है मैनपुरी में, अब तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है वो। वहां पर मैं 10th क्लास में था। लेकिन वो उनका जो पर्सनैलिटी थी, वो थे तो वो सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर उस टाइम पर उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही, जिसको बोलते थे ग्रैंड पर्सनैलिटी हमको लगती थी, और हमको उनको मैं आदर्श सा दिखता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात हमेशा चुभती रहती थी कि बड़े असर्टिव से लगते थे। अरे भाई ये नहीं किया, अरे भाई वो नहीं किया, ये कर लो वो कर लो। तो एक बार सैटरडे का दिन था, गेहूं के परचेज का टाइम था, मई के महीने में, गर्मी का महीना होता है, गेहूं परचेज होता है। तो उनके ऑफिस के सामने, ऑफिस और घर एक ही जगह था, ऑफिस के सामने कुर्सी डालकर बैठे हुए थे। मैं पीछे था, चूंकि जब वे अरे पढ़ नहीं रहे हो, तो हमेशा एक थोड़ा असर्टिव उनका वो टोन रहा करता था। तो मैंने देखा कि अचानक बाहर भागम भाग हो रही है। तो क्या, अरे दरवाजा खोलो, पानी लाओ, ये करो वो करो। मैं दरवाजा खोला कि कोई तो भी गाड़ी आकर रखी है, उसमें से कोई बड़ा साहब उतरा है। ये बात है मैं 9th क्लास में था। तो जिन भाई के सामने मैं आगे पीछे डरता घूमता था, वो भाई उस आदमी के सामने
भाग रहे, अरे पानी लेकर आओ, देखो अंदर से चाय बनाओ। तो मैं कहीं ना कहीं मुझे एक थोड़ा सैडिस्ट प्लेजर भी मिल रहा था कि देखो ये, लेकिन दिमाग में आए कि मुझे ये बनना है जिसके सामने मेरे भाई भी आगे पीछे इस तरह से भाग रहे हैं। वो पहली चीज मेरे दिमाग में आई थी कि भाई मुझे, फिर पता लगा कि भाई वो तो आईएएस अफसर होते हैं। आईएएस क्या होता है ये पता नहीं था, लेकिन दिमाग में आना शुरू हो गया। फिर नेट वेट उन दिनों में कुछ होता नहीं था, अखबार भी सबको पढ़ने को मिलते नहीं थे। कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, मैंने बीएससी की। बीएससी करते करते मुझे नॉलेज होगी कि भाई ये कुछ तो भी आईएएस आईपीएस होते हैं। लेकिन उसी बीच में जब थोड़ा और क्या, मैं एमएससी में मेरठ आ गया, तो उस टाइम इमरजेंसी लगी हुई थी, 1975 की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग वहां बैठे हुए थे एक बेंच पे बैठकर, नॉर्थ में आप लगते हैं उस इलाके में, कुल्हड़ में दूध पीने का, रात को बैठ के कुल्हड़ में, सर्दियों में कुल्हड़ में दूध पीते हैं, और वो कुल्हड़ को दूध पीने के बाद ऐसे अब मार करके तोड़ने में बड़ा मजा आता है, तो उसकी आवाज होती है। तो हमने ऐसे ही किया। तो अभी जो ही हमने, मैं और मेरे दोस्त थे, तो जो देखा पीछे से 2 घुड़सवार आगे और उस पर पुलिस बैठे थे। ए क्या है ये? तो हम डर के, मैं क्या है भाई, दूध पी के कुल्हड़, ये कोई तरीका है? तो हमने कहा भाई हमने कोई ऐसा कुछ गलत तो किया नहीं। जबान लड़ाते हो, अभी वो वारंट जेब में, नाम लिखने की जरूरत है। तो हमारा जो दोस्त था उसने कहा भाई हमने कुछ किया ही नहीं। अच्छा फिर जबान, हम दोनों को उठा करके वो गाड़ी बुलवाई, वो थाने में लेके चले गए। हम थाने में बैठे रहे 3-4 घंटे। फिर वहां एसएचओ आ गए, दरोगा जी आ गए। उन्होंने पूछा क्या? तो हमने कहा भाई हम तो विद्यार्थी हैं, हमने ऐसे ऐसे, हम एमएससी में पढ़ रहे हैं, हमारी तो कोई गलती भी नहीं इस तरह। तो उसने कहा समझाओ, इमरजेंसी लगी हुई है, ये जो दादागिरी चल रही है सब बंद होनी चाहिए, और एक बार पुलिस में रिकॉर्ड आ गया तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब जब उसने कहा नौकरी नहीं मिलेगी तो हम और डर गए, तो हम आ गए। लेकिन मन में ये ठान लिया कि यार वो जो भी कुछ है, अब तो आईपीएस ही बनना है, क्योंकि ये जो आम आदमी को, साधारण आदमी को इस तरह से परेशान करने वाली बात है। कुछ डेस्टिनी कुछ ऐसी हुई कि जब एग्जामिनेशन दिया तो पहले फॉरेस्ट सर्विस में 3, उसी बीच में जो मैं प्लान बी की बात कर रहा था, कई बार प्लान बी पहले सोचनी पड़ती है। तो एक बार प्लान बी आपकी, कई बार अगर कामयाब आप हो जाते हैं, तो मेरी प्लान बी ये थी कि एक बार कहीं पैर रखने की जगह मिल जाए, ताकि जो घर वालों से पैसा लेते हैं पढ़ाई का, वो बंद हो जाए। तो स्कॉलरशिप मिल गया। स्कॉलरशिप मिलने के बाद में एक लीव वैकेंसी में लेक्चरशिप मिल गई, तो भाई अब तो ठीक है, अपने को प्लेटफॉर्म मिल गया। तो जितनी ताकत थी वो हमने उस यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने में लगा दी। प्रभु की ऐसी आई कि पहले ही अटेम्प्ट में फॉरेस्ट सर्विस में हो गया, उसके 3 महीने बाद में आईपीएस में हो गया। क्योंकि मैंने कह रखा था मैं आईएएस दूंगा, तो घर वालों का प्रेशर आया कि भाई आईएएस तो दे, अब आईएएस तो दे, आईपीएस तुझे मिल गया। लेकिन मन में वही एक, वो जिसको बोला कि मुझे लगा कि मैं आईपीएस में ज्यादा एंजॉय करूंगा। तो वहां आकर के मेरा जो वो था वो रुक गया। मैंने दोबारा से दिया, मेरा दोबारा से फिर मेरिट में नंबर आया, के लिए फिर मुझे आईपीएस मिला। लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि एक बार मैंने ऑलरेडी उसका, तो मैंने नवंबर के महीने में फिर आईपीएस जाके ज्वाइन कर लिया। मुझे ये एग्जाम्पल देने की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि हर एक की जिंदगी में कारण भी बनते हैं, और जब कभी इस तरह की बात होती है तो आप ये देख लीजिए कि जो जब मैं सर्विस में आया, हाँ मैं मानता हूं इस बात को कि वहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, कोई कोई स्टीफेंस का था, कोई हिंदू कॉलेज का था, और हम थे वहां के चौधरी छोटराम कॉलेज के पढ़े हुए, मुजफ्फरनगर के। थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता था। लेकिन जब मैंने देखा कि काम कर कहाँ तक, जहाँ तक काम का सवाल आता है, जहाँ का उसका सवाल आता है, वो नॉलेज केवल कंपटीशन में सक्सेस के लिए जरूर मेरे काम आई, लेकिन जो असली चीज जो है, जो आपके मन में आपके वो रहता है, जिस उद्देश्य को लेकर के आप नौकरी करना चाहते हैं कि हाँ भाई पुलिस में इन लोगों जैसा हमारे बीच के लोग किस तरह दादागिरी करते हैं, वो अपने को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है, आप चूंकि मैंने आपको वेलकम भी किया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, हमारी डेमोक्रेसी जब हमको 75 से पहले आजाद हुए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा है, लॉ में पढ़ा है, उसमें भी बीच बीच में अमेंडमेंट करने पड़े। और अमेंडमेंट होते होते ये हुआ कि जो सोसाइटी में वैल्यू सिस्टम था वो तो चेंज हुआ ही हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बारीकी से आपको कहूं, तो जो आप अनुभव कर रहे हैं, जो आपकी जनरेशन है, आपकी जनरेशन हमारी जनरेशन में बड़ा फर्क था।
हमारी जनरेशन में जो गलती होती थी, कई बार ऐसा होता था कि गलती और बिना गलती के पनिश, मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, सोशल पनिशमेंट की बात कर रहा हूँ, चेंजेस वहां पर भी आई हैं। मैं ये नहीं कह रहा केवल लॉ में चेंज आई है, अमेंडमेंट में चेंज आई है। गांव में अगर मान लीजिए आपको किसी काम बताया और आप देर से आए, तो आपका बड़ा भाई या आपका फादर कोई आपको एक थप्पड़ मार के पूछेगा, उससे पहले ये नहीं पूछेगा भाई देर क्यों होगी, पहले थप्पड़ मारता था फिर पूछता देर क्यों होगी। अगर आपने कुछ बोलने की कोशिश की तो फिर एक दूसरा लगता था अच्छा जवान लड़ाता है, और अगर आपने कुछ जवाब नहीं दिया तो फिर तीसरा लगने की भी संभावना रहती थी, चुप खड़ा है जवाब क्यों नहीं दे रहा। अभी जरा कोई उसी हिसाब से अगर एक सवाल गलत हो गया तो टीचर भी एक मैथमेटिक्स की गलती पर 5 डंडे मारता था हाथ पर। अब मजाल है कोई टीचर एक डंडा भी मार दे, पट से फोन करते हैं और उसकी बात है। तो सोसाइटी चेंज हुई है, सोसाइटी चेंज हुई है, उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में 5-50 अमेंडमेंट हो गए हैं। लेकिन मैं आपको जैसे शुरुआत की थी कि हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये मैं आज रिटायरमेंट होने के बाद में विशेष रूप से महसूस करता हूं। जब आप किसी कुर्सी पर होते हैं, जब आपके पास पावर होती है, तो कई बार आप रियलिटी से थोड़ा दूर चले जाते हैं। क्यों? कि आपके चारों तरफ जो आप दिखता है सच्चाई, आपके खुद के लोग सबॉर्डिनेट आपको दिखने नहीं देते। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो सबसे बड़ा वो करेक्शनल होम, तो जेल की तो हम बात नहीं करेंगे, यहां मैं केवल 3 चीजों की बात करूंगा, एक पुलिस की बात, एक प्रोसिक्यूशन की बात और एक जुडिशियरी की बात। दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेट है कि इन तीनों में भी डिटेरियोरेशन आया है, बड़ा तेजी से डिटेरियोरेशन आया है। और ये डिटेरियोरेशन जो है, वो जो ग्राफ था जो ऐसे चल रहा था, वो बजाय इंप्रूवमेंट होने के, आजादी के 75 साल हो जाने के बाद भी वो ऐसे ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहा है। जब हम लोगों का पासिंग आउट परेड हुआ तो हमारे डायरेक्टर ने हमको कहा था कि भाई वो फर्स्ट बैच के थे, हमारा 33rd बैच था 1980 का, 48 में पहला बैच था। उन्होंने कहा कि भाई हम तो रिटायर हो गए, हमारी तो सर्विस होगी, लेकिन आपका काम, आपका आने वाला समय बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, और आप लोग सोसाइटी में जिस तरह से चेंजेस आ रही हैं, वैल्यू सिस्टम बहुत तेजी से गिर रहा है, गिरेगा। आपको आश्चर्य होगा कि जब मैंने रिटायर हुआ, मैं 35 साल की नौकरी के बाद में मुझे उनकी वही बात याद आई, और मैंने वही बात दोहराई कि वो उनका तो खैर जैसा था, मेरे 35 साल में देखते हुए जो डिटेरियोरेशन हुआ है हमको और आपको, मैं तो खैर, मैं जैसा बता, मैं तो अभी फ्यूज्ड बल्ब हूं, मेरी तो पावर 0 है, लेकिन आप लोग जो एस्पायरिंग जजेस हैं, अगर आप जज बनते हैं तो भी, और किसी कारण से नहीं बनते हैं तो भी, आप लोग इस गिरते हुए स्तर को रोक सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जजेस होते हैं, जो कुर्सी पर बैठते हैं, दे आर गॉड, और उन गॉड का मार्गदर्शन करने वाले होते हैं प्रोसिक्यूटर्स। जो उनको, किसी जज को सबका सब लॉ नहीं आता, सब प्रोसिक्यूटर्स को भी नहीं आता, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक केस होता है, उस केस को मद्देनजर रखते हुए वो सब स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद में वो जज साहब के सामने ले जाते हैं। तो वो उनको दिखाते हैं, वो इनको दिखता है। अगर आप जज बनते हैं तो, या डिफेंस लॉयर बनते हैं तो, या प्रोसिक्यूटर बनते हैं तो, आप लोग इस काम को सॉरी समाज के या गवर्नमेंट के किसी भी दूसरे अंग, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से इसको रोक सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, भाषण देना आसान है, कह देना भी आसान है। मैं 35 साल की पूरी नौकरी करने के बाद भी मेरी इस बात को मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सका 35 साल के बाद में भी, कि भाई अगर मैं अपने बच्चों को भी थाने भेजूंगा कंप्लेंट लेने के लिए, तो वो बिना हरेसमेंट के या बड़ी आसानी से स्मूथली कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, जब तक कि वो मेरा नाम ना ले। ये सच्चाई है।
जजेस और प्रोसिक्यूटर्स विशेष रूप से उनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। वो मैं इसलिए बताता हूं कि जो जजेस होते हैं वो जब कुर्सी पर बैठते हैं तो वो अपने आप में कानून होते हैं। उनको जैसा दर्पण दिखाया, जैसा उनको कानून समझाया, वो समझ करके फिर अपना निर्णय लेते हैं। कई बार गलती भी हो जाती है, इसीलिए रिव्यू भी होते हैं। आपको, चूंकि आप लोग जज बनना चाहते हैं, तो आपको पूरा जुडिशरी का सारा सिस्टम कैसे फंक्शन करता है ये तो आपको पता होगा। लेकिन इसमें भी जो नीचे के लेवल पे है वो कीड़ा लग गया है। तो जो कल सक्सेसफुल जज होने जा रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग, मैं तो विश करता हूं सभी लोग, लेकिन जैसे हम सच्चाई के करीब रहकर बात करें तो सब तो नहीं हो सकते, लिमिटेड वैकेंसी है। मेहनत करें, उस जुडिशरी में जाएं, जिस उद्देश्य को लेके जा रहे हैं उसको पूरा करें, करते हुए आनंद की प्राप्ति करें। अगर आपने एक जज की कुर्सी पर बैठे हुए एक इनोसेंट आदमी को जेल में से बाहर निकाल दिया तो उस रोज आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी, और जिस दिन आपको क्रिमिनल को आपने लटका दिया बड़ी संतुष्टि मिलेगी। देखो, चूंकि हम क्लोज ग्रुप है, मैं कह सकता हूं कि जिस सर्विस में मैं था वो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पार्ट था, और मेरा ये मानना था, और ये मैं आखिर तक कहता हूं, मैं आज भी आप लोगों के सामने कहता हूं, आप लोग तो बाद में आएंगे। सबसे पहला जो भगवान होता है, जैसे मैंने आपको बोलता है कि जब जज कुर्सी पर बैठता है भगवान होता है, उसके हाथ में जिंदगी होती है, लोगों की मौत तक दे सकता है। तरह पुलिस जो है ना, जब को लोग थाने में जाते हैं लोग, तो कोई ठीक ठाक आदमी थाने में नहीं जाता। लूटा हुआ, पीटा हुआ, मार खाया हुआ नॉर्मल आदमी नहीं जाता। मैं ये नहीं कहता एबनॉर्मल जाते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग वहां जाते हैं वो मानसिक रूप से किसी न किसी तरह से माइनस होते हैं। अगर वो जाकर के उनको सही तरीके से उनसे अच्छी बात कर लें, सही उनके समझ लें, उनकी कंप्लेंट ले लें, उनका तो आधा दुख तो उनका वहीं दूर हो जाता है। तो सही मायनों में वो भगवान होते। ये बात मैं अपने लोगों को समझाते समझाते 35 साल हो गए, मैं रिटायर हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे तो उसमें डिटेरियोरेशन ही नजर आया। मैं आइडियलिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ना आइडियलिज्म की बात कर रहा हूँ, मैं केवल ये बात कर रहा हूँ कि जो मेरे डायरेक्टर ने मुझे 35 साल, मेरे रिटायरमेंट से 35 साल पहले मुझे कहा था, क्या उसमें आजादी के बाद ये जो हमको सिस्टम, ब्रिटिशर्स हमको सिस्टम देकर गए थे, उन्होंने जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया था वो अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनाया था, ताकि वो 5 भर आदमी उन 50 लाख या 5 करोड़ या 100 करोड़ लोगों पर किस तरह राज कर सकते हैं, उन्होंने वो सिस्टम बनाया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई रिफॉर्म हुए नहीं। रिफॉर्म की बात करते हैं, लेकिन उसमें कोई रिफॉर्म हुए नहीं। और जो रिफॉर्म होने चाहिए थे वो सही डायरेक्शन में हुए, गलत डायरेक्शन में, मैं सही आदमी नहीं हूं कहने वाला, डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छी बात भी हुई है, लेकिन वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो उनका सर्व करने का था, हम उसी पर अभी चले आ रहे हैं। इसमें समय आने पर शायद उसमें भी चेंज होगा। जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया वो और दूसरा प्लान बी रखेंगे। हो सकता है उस प्लान बी में आपकी प्लान ऐसी भी हो, आप में से कुछ लोग लीडर्स बन जाएं। लीडर्स बनने के बाद में आप जानते हैं बहुत सारे लीडर्स कानून पढ़े होते हैं, LLB होते हैं, हो सकता है आप कानून बनाएं, हो सकता है आप आगे चल करके सोसाइटी में वो चेंजेस ला सके, वो जो सब रिफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो रिफॉर्म कर सके। तो आप लोग तो LLB LLM करने वाले, जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, मैं कहता हूं आप सबसे ज्यादा धनी हैं। वो धन आपका, आपको आपके उद्देश्य को पूर्ण करने में लगाएगा। अगर उस तरह से आप नहीं हुए तो आपको दूसरे प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, आपके सामने इतने सारे ऑप्शन है, आपको उसमें संतुष्टि प्राप्त होगी, आप उसको एंजॉय करेंगे। और मैं आपको बताता हूं वो चीज आपको अपने आप उस दिखाई दे जाएगी कि आप किस चीज में फिट बैठते हैं। मैंने बताया आपको, रिजाइन भी लोग करते हैं। मैं समझता हूं कि मैं बहुत ज्यादा टाइम ले गया, शायद इतना मुझे नहीं बोलना था। मैं अभी यहाँ रुकना चाहूंगा। केवल ये है कि मैं अपने बारे में बता रहा था, मैं जब सर्विस में आता हूँ, आई हैव बीन लकी कि मुझे बहुत सारे चैलेंजिंग असाइनमेंट मिले। मैं यहाँ पुलिस कमिश्नर भी रहा हूँ, इससे पहले मैं नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में 2.5 साल SP रहा हूँ। जो आप लोगों ने जो सबसे पहले हिंदुस्तान में ATS बना था,
उसका मैं हेड रहा हूं, और वो हेड अगर मैं कहूं कि वो एटीएस मैंने ही रेज किया था, और जो 26/11 हुआ था, 26/11 के दिन मैं वीटी पर था। हेमंत करकरे साहब को मैंने 4 साल एटीएस में रहने के बाद उनको चार्ज मैंने दिया था, वो बेचारे केवल 6 महीना रहे थे। और उसी रात को फिर जब ये इंसिडेंट हो गई, ये 3 लोग मारे गए, तो उसी रात को मुझे फिर एटीएस का चार्ज मिला। मैं ये भी कह सकता हूँ, सही या गलत, मैं बहुत सारे लोगों की जाने भी लेने का जिम्मेदार हूँ, डायरेक्टली भी ली है, इनडायरेक्टली भी ली है, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं सचमुच में उस जॉब को मैंने एंजॉय किया है। तो मैं फिर आपसे यही कहना चाहूंगा चलते चलते आखिर में, इससे पहले आपको क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में होंगे, आई एम श्योर के श्रीवास्तव साहब उतना भी मौका देंगे लोगों को, जो भी आप पूछना चाहें पूछ लीजिए। लेकिन मैं फिर आपको ये कहता हूँ, किसी के कहने से या किसी को देख करके आप सिलेक्शन मत करो, वो करो जो आपको अंदर से आनंद की अनुभूति दिए। यू कैन हैव द सेटिस्फैक्शन ऑफ लिविंग दैट लाइफ। थैंक यू। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सर ने वो बातें बताई जो बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं। देखिए, आपने बताया कि ग्रामीण अंचल से जो प्राइमरी स्कूल होता है, वहाँ से आप कितने उच्च पद पर गए। आज के समय में क्या है, कोई अपने बच्चे को कभी भी ग्रामीण स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। वो चाहता है मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े। और देखिए, जो 2-3 बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट बताई कि आपके अंडर में कोई एडिशनल एसपी साहब थे और बाद में उन्होंने रिज़ाइन किया और सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े एडवोकेट हुए। ये तो देखिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग के पास एक अपना सेकंड प्लान होना चाहिए, क्योंकि बिना सेकंड प्लान के तो लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन जो आपका टारगेट है उस पर तो आप 100% डिवोटेड रहिए और सेकंड प्लान अपना बनाते रहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। अब हम चाहेंगे, सर का बहुत समय लिया गया है, आप लोग एक एक क्वेश्चन जो आपका रिलेवेंट क्वेश्चन हो, आप जानना चाहते हैं, वो एक एक लोग पूछते चले। चलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मेरा नाम नीरज है और मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ सर। हाँ और नीरज। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, वैसे तो कोई भी व्यक्ति हो, महान व्यक्ति कितना भी हो, तो उसके जीवन में अपनी अपनी गलतियाँ रहती हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका भी कुछ दौर रहा होगा, तो उसमें सर आपसे भी कुछ गलतियाँ होंगी जो हमें नहीं करनी चाहिए। सर ऐसा कुछ बताइए सर। देखिए, ये बात आप ने बिल्कुल सही कहा है। कई बार आदमी जो अपने व्यक्तिगत रूप से या जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए कई बार आदमी अगर उसको वापस सोच के बैठता है, तो अगर मैं आज उसी स्थिति में होता तो मैं क्या फिर वापस ऐसे ही करता, और अगर नहीं करता तो वहां मुझसे क्या गलती हुई है। ये एक बहुत ही अच्छा एक सोच है। जहां तक व्यक्तिगत रूप से गलती करने का सवाल है, सार्वजनिक रूप से जो मेरा जीवन सार्वजनिक रहा है, जो जहां जहां गलती हुई है वहां तो सबको पता ही है। और जो व्यक्तिगत लाइफ में जो व्यक्तिगत रूप से जो गलती हुई है, वो मैं सार्वजनिक कर नहीं सकता। एक जरूर कहूंगा कि अगर गलत हो जाए तो उसको स्वीकार कर लो, और जितना जल्दी हो सकता है उसको सुधार लो। हाँ जी सर, जी सर। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, मैं आपको बताऊं, आपकी जबान पर कई बार सरस्वती बैठी रहती है और कई बार आपके हाथ में शिव जी का त्रिशूल रहता है। उसको कब इस्तेमाल करना है। अब देखो, मैं ये उदाहरण के तौर पर गलत सही की बात नहीं, मुझे मालूम है कि मेरे ऑर्डर से, फायरिंग के ऑर्डर से कुछ लोगों की जान गई है, लेकिन मुझे उसका रिग्रेट नहीं है। मैं जैसा था काउंटर टेररिज्म में मैं था, तो कुछ लोगों को टेररिस्ट माने गए, मुझे उसका भी वो नहीं है। हाँ, कई बार मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे मान लीजिए हमने कोई केस बताया, उसमें हमने 18 लोग पकड़े, उसमें से 2 लोग का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो वो कोर्ट ने छोड़ दिए। हमको भी उसमें कोई मलाल नहीं हुआ, हमको उसको दुख नहीं हुआ कि कोर्ट तो हर एक उसको मुकदमा को देखता है, सबूत देखता है। लेकिन ये बात जरूर है कि कोई आदमी बिल्कुल सच्चाई का या बिल्कुल परफेक्शन का पुतला हो नहीं सकता।
कहीं ना कहीं गलतियां सबसे होती हैं, और अगर गलती मान लो, आधा कष्ट दूर हो गया, सुधार लो, पूरा कष्ट दूर हो गया, और किसी को है न हो, आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि जरूर मिलती है। सर मैं दरअसल स्किल ने स्टूडेंट लाइफ में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा जानना चाह रहा था स्टूडेंट सर। लाइफ में देखो, स्टूडेंट लाइफ तो गलती करने के लिए ही होती है। बाकी सर्विस टाइम गलती करके आदमी सीखता है। जो अब आपके जमाने की बात करें और हमारे जमाने की बात करें, श्रीवास्तव साहब इस बात से एग्री होंगे। हमारे जमाने में क्या होता था कि जब पढ़ाई करते थे तो सबसे पहले कि क्या पढ़ना है ये पता नहीं, घर वालों ने स्कूल में डाल दिया, पढ़ाई शुरू कर दी। क्या पढ़ेंगे आगे ये भी पता नहीं, साइंस लेंगे या आर्ट्स लेंगे। भाई साइंस लेंगे तो उसमें क्या मैथ्स लेंगे या बायोलॉजी लेंगे, ये भी कई बार घर वाले डिसाइड कर लेते थे क्या वो है। आप अब ऐसी स्थिति में है, जब आपके बच्चे हैं तो आप उनके ऊपर कुछ ला दिए मत। जो उनको अच्छा लगता है, आपके छोटे भाई बहन हो या जो आपके बच्चे होंगे, उनको जो उनको अच्छा लगता है, जिसमें आपको लगता है कि वो ज्यादा अच्छे काम कर सकते हैं, आप उनको वो करने दीजिए। हो सकता है वो आपको गलत लगे, लेकिन उनको दूसरी चीज में आनंद आएगा, उनको वही करने दीजिए, क्योंकि जिंदगी उनको जीनी है। वो एक अलग बात है कि गॉड हैज बीन काइंड टू मी पर्सनली, आई कैन से, कि जो भी घर वालों ने बोला मैं करता भी चला गया, ऊपर वाले की कृपा से ठीक होता भी चला गया। लेकिन जहां तक स्टूडेंट लाइफ का सवाल है, देखो मैं चरित्र के बारे में या आदमी को देशभक्ति के बारे में, चरित्र के बारे में मैं आपको प्रीचिंग करूं या मैं आपको वो कि भाई देशभक्त होना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ये ग्राउंड रियलिटी से अलग है। आपको सबको पता है क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आपको पता है, क्या करना चाहिए वो भी आपको पता है। आपके टीचर हैं, आपके घर वाले हैं, आपको बताने के लिए हैं। जो वो करो जो आपको कॉन्शियस अलाउ करती है। अगर आपको कोई चीज कॉन्शियस अलाउ नहीं करती तो कोई भी आदमी कहता रहे वो आप उसको मत करो। और जो आपकी कॉन्शियस अलाउ करने आपने डिसाइड कर लिया है, तो फिर उसमें जितनी भी ताकत आपके अंदर है उसको पूरा करने के लिए लगा दो। ये सिद्धांत स्टूडेंट को मैं कह सकता हूं। जहां तक स्टूडेंट को क्या गलती नहीं करनी चाहिए, आप जानते हैं हमारे गुरुजन टीचर्स, अब पहले वाले गुरुजन टीचर्स नहीं रहे। अगेन मैं कहता हूं आप लोग इस मामले में अनलकी है, हम लोग लगी थे। हमारे जो टीचर्स और गुरु होते थे वो सचमुच में टीचर्स और गुरु ही होते थे। सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट लाइफ में अगर कुछ आती है वो मिल जाते हैं, उन्हीं के लिए निकल कर आती है। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ प्लीज। गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग। सर आपके इस पूरे कार्यकाल में सबसे अच्छा अनुभव क्या रहा, वो आप एक बताएं। अनुभव जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी के जीवन में एक अच्छा अनुभव आता है जिससे कि वो आगे के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं। मैं आपके जीवन के बारे में एक अच्छा कार्यकाल के दौरान अनुभव जानना चाहती हूँ। देखो मैं, चूंकि आप ये एक ऐसा सब्जेक्ट सा आपने वो कर दिया कि मैं इसके बारे में डेफिनेटली बोलना चाहूंगा, लेकिन 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी। मैं थोड़ा सा जी, क्योंकि मैंने कमरा बंद कर रखा, मैं एसी चलाने के लिए ये लिया। हाँ, तो इसमें मेरा जो प्रोफेशन है, आपने देखा बताया कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। पुलिस ऑफिसर को हर तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। मुझे जो अगर आपको बताऊं, मैं 35 साल का मेरा कैरियर रहा। 35 साल में मैं बताया, मैं यहाँ पर पुलिस कमिश्नर भी रहा, मैं एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर रहा, मैं डीजी रहा, मैं आईजी कोंकण रहा, मैं 2 जिलों का एसपी रहा। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा, मैं डीआईजी सीबीआई भी रहा हूँ। मैं सीबीआई में 7 साल था, 1 साल एसपी और 6 साल डीआईजी। तो मैंने जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की सब सारी, जिसको आप उसको आज की तारीख में पावरफुल पोस्ट कह लो या जिसको आप ये कह लीजिए कि लोग उसमें जाना चाहते हैं, मैंने सब नौकरी की। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा जिसको मैंने एंजॉय किया, वो किया मैं एक नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट था, आदिवासी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट गढ़चिरौली। अगर आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ बीच बीच में ब्लास्ट वगैरह भी होते रहते हैं लोग। मेरी गाड़ी खुद भी एम्बुश हो गई थी वहां पर। वो मैं 2.5 साल का कार्यकाल था, और जो मैंने वहां पर किया और जितने समय में मैंने जो भी थोड़ा बहुत कर पाया, आपको आश्चर्य होगा ये देख करके और जान करके भी कि मैंने वहां पर उन आदिवासी ऐसा जिला था
यहाँ पर लोगों ने 90% लोग बस में नहीं बैठे थे, जीप में नहीं बैठे थे, गाड़ी में नहीं बैठे थे, ट्रेन कभी नहीं देखी थी। आप मतलब है कुल मिला के पूरे जिले में 7 पेट्रोल पंप थे, और जिनको जो गांव से छोड़ करके 5 किलोमीटर से ज्यादा कहीं कभी गए नहीं थे, टोटल आदिवासी जिला। वो जिला, उसमें नक्सल्स जो आंध्र से नक्सल आए थे, जिनको नक्सलवादी अब माओइस्ट कहते हैं, उन्होंने पसार कर दिया, उन्होंने उनको अपनी तरफ खींच लिया, उनको बहकाना शुरू कर दिया। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का उनका वो चलता रहा, उसमें कम से कम अभी तक 150 से ज्यादा पुलिस के लोग मारे गए। मैंने देखा कि अज्ञानता बस कर रहे हैं, तो मैंने जो 2.5 साल का कार्यकाल था, मैंने जो उसमें किया, 2 चीज की। एक तो पुलिस को बोला कि आदिवासियों के गांव में जाओ, उनकी अड़चने पूछो, उनको दूर करने की कोशिश करो, जो दूर नहीं करते वो मेरे सामने लेके आओ, मेरे पास लेके आओ, लिस्ट भेजो। मैं कलेक्टर को बोलूंगा, मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा, मैं जिला परिषद को बोलूंगा, उसको दूर कराने की कोशिश करूंगा। और साथ साथ मैंने वहीं के आदिवासी लड़कों की खोज तैयार की, उसका नाम दिया C60। अगर आप गूगल करके कैपिटल C और C60 गूगल पर आप डालेंगे, आपको C60 के बारे में इतना सारा पढ़ने को मिल जाएगा। और आप अगर गूगल में ये डालेंगे हु क्रिएटेड C60, तो उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा किसने बनाई, हु क्रिएटेड C60 फोर्स ऑफ गढ़चिरौली। तो आप वो आज महाराष्ट्र की की काउंटर नक्सल फोर्स है। और ज्यादा गर्व मुझे इस बात का होता है कि आप भी, गवर्नमेंट के पास BSF भी है, CRP भी है, SF सब कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सर्कुलर जारी किया है, वो सर्कुलर जारी ये किया है कि गढ़चिरौली महाराष्ट्र की C60 फोर्स जिस तरह से ऑपरेशन करती है, जो कंडक्ट आती है, पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस उसको पालन करें। ये जो मुझे संतुष्टि मिली है, ये मेरे 7 साल के CBI के, 6 साल के ATS के, और 3.5 साल के पुलिस कमिश्नर के, और 1 साल DG के संतुष्टि इतनी नहीं मिली जितनी उन्हें 2.5 साल में उस जिले में मुझे काम करने के मिले। आज नतीजा ये है कि वो सब के सब, उसमें से 90% लोग उन नक्सल्स के प्रभाव को छोड़ करके मेन स्ट्रीम में आ गए। गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी चल रही है, उसका C60 का डंडा नक्सल्स के ऊपर है, लिहाजा उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही पहले किसी, अदरवाइज वो आदिवासी बेचारे सैंडविच होके बैठे थे। इधर से पुलिस वाले पूछते थे नक्सल वाले कहाँ किधर है, उधर से नक्सल आके बोलते थे तुम पुलिस के इन्फॉर्मेंट हो। वो सैंडविच हो रहे थे और वो मर रहे थे। जिसको भी थोड़ा सा पुलिस के पास देख लिया, वो नक्सल्स आइडेंटिफाई करते थे कि ये पुलिस का इन्फॉर्मेंट है, और उसको मार देते थे। मारते भी इस तरह से थे, गांव में इकट्ठा करते थे, डंडे से पीटते थे, फिर उसके हाथ काटते थे, फिर उसके पैर काटते थे, फिर उसका गले से काट करके उसी की लुंगी से, उसी के धोती से उसके गर्दन को बढ़ाकर पेट के ऊपर लटका के देते हैं कि जो पुलिस का इन्फॉर्मेंट पड़ेगा उसका ये हाल है। आज उस जिले में हर 1 साल में मुझे वहाँ के लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, वहाँ की फोर्स के लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो जो आनंद मुझे वहाँ उन 2.5 साल में मिला, वो सर्विस के बाकी उसमें नहीं मिला। ये मैं केवल इसलिए होता कि आपने ऐसा टॉपिक रेज किया विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। अगर अगले जन्म में फिर अगर मौका मिले तो मैं फिर इस तरह की सर्विस करना चाहूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो काम करते जब हम कोई काम करते हैं, और आपने जैसा कहा कि संतुष्टि होना बहुत जरूरी होता है, तो ये आपके मेरे लिए जानना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि आपने अपने पूरे जीवन काल में सबसे अच्छा काम अपनी संतुष्टि के लिए ये किया है। जी, हम लोगों को अपने जीवन में कुछ काम, जैसे कि अभी ये नहीं मिला, अगर हम APO नहीं बन पाए या AGS में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो हम जीवन में और क्या काम करें अपने संतुष्टि के, जिससे कि हम पूरे जीवन में संतुष्ट हो पाए। बहुत मैंने अच्छा अनुभव रहा आपका। हाँ, मैंने आपको बताया कि ये आप तो बहुत धनी हैं। आपको तो आपके तो हाथ में, आपके बाजुओं में, आपके दिमाग में कानून का ज्ञान भरा हुआ है। अगर आप किसी कारण से जी, आप जज नहीं बन पाते, आप प्रोसिक्यूटर बन जाइए, आप प्रोसिक्यूटर नहीं बन पाती, आप डिफेंस लॉयर बन जाइए, आप वो भी नहीं कर पाते, तो आप अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो आप कंपनी लॉ कर लीजिए। इतनी बड़ी बड़ी फर्म है, आपको ऐसे हाथों हाथ उठा लेगी। नहीं तो इतने समाज सेवा के इतने NGOs हैं जिसको आप ज्वाइन करके, जिनके बारे में आप स्ट्रांगली महसूस करते हैं, जो सोसाइटी के डाउन ट्रोडन गरीब तबका है, जिनको
एक जो अब गवर्नमेंट कितना भी क्लेम करती रहे, लेकिन जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती और जिसके कारण से वो जेलों में सड़ते रहते हैं। छोटे से अपराध के लिए कोई जमानत लेने वाला नहीं आता, कोई पूछने वाला नहीं आता। ऐसे ऐसे केसेस भी होते हैं, कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया, रिलीज का कर दिया, लेकिन कोई छुड़ाने लेने वाला नहीं है, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते और फिर भी जेलों में सड़े रहते हैं। और अगर मान लो ऐसा लगता है तो थोड़ा सा उसको और आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ा करके अपने सोसाइटी में आप उनको कम से कम जो लोग वो लॉ अबाइडेड होना कितना जरूरी है और वो कितना फायदेमंद हो सकता है सोसाइटी के, आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए। तो ये सब चीजें आप जो दूसरे सर्विस वाले हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक आदमी ने इकोनॉमिक्स में कर लिया और वो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन दे रहा है, मान लो उसका सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर वो ढूंढता रहता है अब क्या करूं। आपके पास तो बहुत सारा स्कोप है, इसलिए मन से ये टेंशन निकाल के कि नहीं होगा, जोर से ताकत लगा दीजिए और जरूर होगा। और किसी कारण से नहीं हो पाया तो बहुत सारे रास्ते खुले। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर नमस्कार। सर 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 नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मैं सिद्धार्थ चौधरी, कैराना डिस्ट्रिक्ट शामली से। हाँ बोलिए चौधरी साहब। मैं ये जब आपका नाम सुना रघुवंशी जी, तो भी मैं समझ गया था रघुवंशी जी हमारे ही क्षेत्र से हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, इजली कोई आम आदमी अगर किसी पुलिस स्टेशन जाता है तो इजली एसएचओ उसकी एफआईआर या कोई भी इशू होता है उसको रजिस्टर्ड क्यों नहीं करता है जल्दी से? जैसे मैंने आपको बीच में भी कहा था, मैंने कहा 35 साल की नौकरी के बाद में भी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। जो आपकी बात है वो बात बिल्कुल सही है, उसका मैं कोई उनके पुलिस वालों के डिफेंस में मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटी है वो आपको शायद बताऊंगा तो शायद आप ये करें। जब कभी आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो दो चीजें होती हैं। एक तो है जैसा जिसको बोलते हैं ना एनवायरमेंट ऐसा होता है पुलिस स्टेशन का कि वहां पर आपको सिवा चोर उचक्के बदमाश लुच्चे लफंगों के अलावा कोई जाता हुआ मिलेगा नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी पुलिस वालों की वो कंपनी हो जाती है, नहीं, लेकिन ये जरूर है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी वहां पर बैठा हुआ कंप्लेंट लिख रहा है, तो कंप्लेंट लिखते हुए जो आदमी एक दूसरा आदमी आता है और वहां वो उसकी स्टेशन डायरी के पास एक आदमी बैठा रहता है, उसकी मदद के लिए एक आध और होगा, लेकिन जो दूसरा आदमी बाहर आता है उसको लगता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, जल्दी से मेरी सुनवाई होनी चाहिए, जल्दी से मेरा केस दाखिल होना चाहिए। उसको नहीं मालूम कि उसकी तो यहाँ चोरी हुई है, लेकिन इससे पहले जो बैठा हुआ है वो डकैती की रिपोर्ट लिखवा रहा है या किसी और चीज की रिपोर्ट। तो उसके मन में एक एक आदर की भावना तो पैदा होती नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि ये लोग कितने वो इनसेंसिटिव हैं कि मैं यहाँ कंप्लेंट लेके आया हूँ और मेरी तरफ ये तवज्जो नहीं दे रहे। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, इसका मैं पुलिस का जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, उनको जो भी है कम से कम और कुछ नहीं कर सकते, अच्छे से बात करके उनको बिठा तो सकते हैं। आप बैठिए 5 मिनट बैठिए, मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, इसको खत्म करने के बाद। और तीसरी बात यह है कि अगेन ये बात डायरेक्ट आ जाती है करप्शन पर। करप्शन एक इट हैज बिकम ए, जिसको बोलते हैं दीमक, करप्शन एक वे ऑफ लाइफ बन गया है। ये सबसे पहले आता है, ये सबसे पहले आता है और ये सोसाइटी के हर एक तबके में है। पुलिस का करप्शन आपको ज्यादा इसलिए दिखाई देगा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आप म्यूनिसिपैलिटी में आप एप्लीकेशन दीजिए, आप कुछ काम करवा के लाएंगे, आप थोड़ा सा उनके कुछ ऐसी होगा कि आप काम कराने के बाद में भी, पैसे देने के बाद में भी खुश होकर आएंगे कि मेरा काम हो गया। पुलिस के पास आप जाएंगे, पुलिस वाला पैसा लेगा और उसको गाली देते हुए बाहर निकल आएंगे, क्योंकि आप जब वहां पर जाते हैं आप नॉर्मल नहीं होते, आप लुटे पिटे होते हैं। इसीलिए मैं जो हमेशा कहता था अपने पुलिस को, भाई कम से कम मिनिमम काम आप उतना कर दो कि जो पुलिस थाने में आता है, मैंने जहां तक होता है मैंने कैमरे भी लगवा दिए थे, जो पुलिस थाने में आता है वो उसके अच्छे से उसकी बात सुन लो, उसको इतना यकीन दिला दो कि भाई हाँ ही हैज कम टू द राइट प्लेस।
उतना भी आप कर लोगे तो आपका आधा काम हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिस्टम में आ गई है। जिस सिस्टम में आगे मैं आपको बताऊं कि या आप कई बार आ जाएगा, यूपी पुलिस की बात मैं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र पुलिस की बात मैं कर रहा हूँ, किसी भी पुलिस की बात कर रहा हूँ, जो कागज पे एफआईआर जिसको बोलते हैं ना, एफआईआर के लिखने के कागज तक सरकार जो है, अगर फाइनेंशियल ईयर मार्च में शुरू हो गया है, 1 अप्रैल को शुरू हो गया है, तो जुलाई अगस्त सितंबर तक उसको एफआईआर के कागज तक नहीं हुआ था। वो कागज अब कहाँ से अपनी जेब से तो लाएगा नहीं। वो कहेगा अच्छा आपको कंप्लेन निकाली, हाँ तो ठीक है, कागज का गट्ठा और लेके आए। आप क्या कहेंगे यार, ये मैं आजाद हुआ, मैं मेरा देश 75 साल पहले आजाद हुआ था, यही है मेरी आजादी कि मैं कंप्लेन लिखने के लिए जा रहा हूँ, फिर भी मैं पुलिस वाला मुझे 75 उसका गट्ठा लाने के लिए बोल रहा है पेपर का, जिस पर कंप्लेन लिखी जा सके। इसका कोई जस्टिफिकेशन है पुलिस के काम का? नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं। लेकिन वो पुलिस वाला करे तो करे क्या, अपनी जेब से तो कागज का नहीं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, ये जो डेड बॉडीज आप जगह जगह आप देखते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, आपको ताज्जुब होगा, इनके पोस्टमार्टम करने के लिए जो हॉस्पिटल में रहते हैं, जो डेड बॉडी सलगड़ी हो जाती है, उसको पोस्टमार्टम कराने के लिए भी कई बार पुलिस वाले उस काटने वाले को पैसा देते हैं कि बोले ये तेरे शराब के पैसे, ये उसके पैसे, क्योंकि वो उसको वो नहीं कर सकता। नहीं तो वो वहां बैठा रहेगा, डॉक्टर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपको 10 दिन 15 दिन तक आपका देगा, नहीं आपको कैसे। पूरा सिस्टम वो है, सिस्टम ऐसा हो गया, रोटन सिस्टम हो गया है। ये लोग जो कहते हैं ना एग्जाम्पल के भाई अंग्रेजी जमाने में ऐसा था, कुछ चीजें सचमुच में अंग्रेजी जमाने में ऐसी होती थी जो उसको वो उन्होंने अपने लिए सिस्टम बनाया था। लेकिन आज की तारीख में हम निगेटिव जो उनकी बातें थी वो तो सारे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, निगेटिव बातें तो हम सब सारे सिस्टम में अभी भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो पॉजिटिव बात थी जो किसी भी सर्विस का है वो बोल जाते। मैं इस बात का बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि 75 साल आज़ादी के बाद में भी एक देश का एक कॉमन आदमी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो पुलिस थाने में जाएगा और अपनी बात को वहां लिखा ले। अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर कहे तो आप लेने वाला जाता है तो एक नेता को पकड़ता है, उससे पहले ही अपोजिशन वाला वहां थाने में बैठा रहता है, वो नेता को भी चुनकर भी हम ही भेजते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कौन ये चाकू तरबूज पे गिर रहा है या तरबूज चाकू पे गिर रहा है, नुकसान तो तरबूज का हो रहा है, चाहे वो चाकू तरबूज पे गिरा है, तरबूज चाकू पे गिरा है। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम जो कि आजादी के बाद में हमारी पुलिस, हमारा सिस्टम होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पाया। 1862 का सीआरपीसी, वो क्या नाम, एविडेंस एक्ट या जो भी आप कह ले, सीआरपीसी में इन्होंने अमेंडमेंट किया, 1975 में भी किया, बाद में भी किया। आईपीसी जो कभी 1861 में बनाया था। क्या हम इतना ये ब्रिटिशर लोग, आप लोगों ने भी सुना होगा, पिक्चर में भी देखा होगा कि वहां की बॉबी पुलिस बड़ी रेस्पेक्टेड है, बॉबी पुलिस का लोग बड़ा सम्मान करते हैं। वही अंग्रेज अपने यहाँ तो बॉबी पुलिस जिसको रेस्पेक्ट करती है ऐसा सिस्टम देकर गए, और यहाँ पर वही ब्रिटिशर्स हमको जो सिस्टम देकर गए कि हम अपने लोगों के दुश्मन बने हुए। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि पुलिस स्टेशन में जाने के बाद आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपके जाति आपकी कंप्लेन इज्जत के साथ वो लोग लिख लें। थैंक यू सर। है आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? चलिए देखिए, बाद जो है आप लोग के बीच में श्री KP सिंह रघुवंशी साहब आए और बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही ग्राउंड स्टेट से लेकर आप लोगों को इन्होंने बारीकियां बताई। और सबसे बड़ी बात तो ये बताई कि आप लोग लॉ ग्रेजुएट हैं, और लॉ ग्रेजुएट के पास तो अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। आप जजेस के रूप में जा सकते हैं, डिफेंस लॉयर के रूप में जा सकते हैं, प्रोसिक्यूटर के रूप में जा सकते हैं, जबकि और लोगों के पास ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा आप लोगों का, और सर हम आपको बहुत दिल से, तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। आपने थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद सर। 1 घंटा पेशेंटली आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, उसके लिए धन्यवाद। नहीं सर, ये इन लोग के थैंक यू लिए सो मच सर, आप आए, हमें इतना मोटिवेट किया आपने, बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है सर आपने हमें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बहुत अच्छा अनुभव मिला हमें। जो आपने आज थैंक यू सर।
थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू। और भी ज्यादा बूस्ट हो गए हैं। और हाँ, बहुत बहुत तो पूरी धन्यवाद हमारे सर का, जो आपको इस मीटिंग में लाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इससे ये होगा कि जो भी लेटेस्ट वीडियोस आप लोग के लिए रेडी होगा वो आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी लेटेस्ट आप लोग को वीडियो है वो मिलता रहेगा। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस जो 31 ईयर से रन कर रहा है, इसमें 1 सितंबर से सारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, हायर जुडिशियल के, सिविल जज के, एपीओ के, और आप लोग अपना इनरोलमेंट करा के ऑनलाइन क्लास के लिए रेडी हो जाइए। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से आप लोगों के लिए जनरल स्टडीज़ का 6 वॉल्यूम में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों के लिए नोट्स हैं, और यही नोट्स आप लोग को हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो ऑल इंडिया बार के एग्ज़ाम होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए होते हैं, अब देखिए हम आप लोग को एक चीज़ बताते जाते हैं। मेंस के लिए आईपीसी, सीआरपीसी, यूडेस, प्री के लिए आप लोग के लिए अवेलेबल है, और एक जो बहुत ही यूनिक बुक तैयार हुई है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, ये भी आप लोग के लिए रेडी है, आप लोग इसको मंगा सकते हैं। यूपी एपीओ की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए किताब रेडी है। यूपी सिविल जज के लिए, यूपी हायर जुडिशल सर्विसेज के लिए, एमपी सिविल जज के लिए, जो बिहार सिविल जज की वैकेंसी आ रही है इसके लिए, बिहार एचएसजेएस के लिए, बिहार एपीओ मेंस का माइनर एक्ट, बिहार एपीओ प्री का, उत्तराखंड एपीओ। और डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि सर पिछले 2 वर्ष से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस पर 2 प्रकार की क्लासेस आप लोग के लिए चलती है। एक प्लस क्लास होती है जो 8:30 AM पर चलती है, और दूसरी स्पेशल क्लास होती है जो दिन में 12 बजे चलती है। जो लर्नर दोनों क्लास को रेगुलर करते हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर हो जाता है। ये अनअकैडमी जुडिशरी का फीचर्स नंबर 1 है, और इसी फीचर्स की वजह से अनअकैडमी आज इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन है, इसमें 31 यानी जो 31 अगस्त है, अगर इस बीच में आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आप लोग को स्कीम चल रही है, 20% आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। करना आपको यही है कि यूज़ कोड करेंगे HB लाइव। जहां आप देख रहे हैं 10% है, ये डिस्काउंट 20% 31 अगस्त तक आप लोग के लिए मिला है। ये स्टूडेंट, आप अनअकैडमी को और अधिक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।